इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। और आज के इस वीडियो में हम ओलिगोपोली का जो बर्ट्रैंड मॉडल है उसमें रिएक्शन कर्व और आइसोप्रॉफिट कर्व के संदर्भ में चर्चा करेंगे। बर्ट्रैंड मॉडल की कुछ मान्यताएं हैं और वैसे तो उन मान्यताओं को बहुत डिटेल में हम तब पढ़ाएंगे जब हम बर्ट्रैंड मॉडल को पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि बर्ट्रैंड मॉडल में आइसोप्रॉफिट कर्व और रिएक्शन कर्व, प्रतिक्रिया वक्र और समलाभ वक्र का उपयोग हुआ है। और ये वक्र वैसे नहीं हैं जैसे समलाभ वक्र और रिएक्शन कर्व हमने स्टैकेलबर्ग और कूर्नो मॉडल के संदर्भ में पढ़े हैं। इस मॉडल में, बर्ट्रैंड के मॉडल में प्राइस कंपटीशन है और कूर्नो और स्टैकेलबर्ग के मॉडल में क्वांटिटी कंपटीशन था। तो जब हम एक्स और वाई अक्षों पर क्वांटिटी दिखाते हैं, वैसी स्थिति में आइसोप्रॉफिट कर्व दूसरे तरह का बनता है। और जब दोनों अक्षों पर हम फर्म ए और फर्म बी के मूल्यों को दिखाते हैं, तब इसका आकार और शेप दूसरे तरह का बनता है। इसलिए इस मॉडल को पढ़ने के पूर्व इन दोनों वक्रों का स्वरूप किस तरह का होगा यदि दोनों अक्षों पर मूल्य दिखाए जाएं, जब तक हम इसको अच्छी तरह नहीं जान लेंगे तब तक इस मॉडल को समझ पाना मुश्किल होगा। इसलिए हमने इन वक्रों को, इस मॉडल को पढ़ने के पूर्व आपको समझाना उचित समझा है और उसी क्रम में हम आज इन्हें बता रहे हैं। यहाँ हम आपको ध्यान दिला दें कि ये जो प्रतिक्रिया वक्र हैं वे तब तक नहीं प्राप्त किए जा सकते इस मॉडल में जब तक कि हम उनके आइसोप्रॉफिट कर्व न ज्ञात कर लें। इसलिए सबसे पहले हमको आइसोप्रॉफिट कर्व या समलाभ वक्र पढ़ने होंगे और फिर समलाभ वक्र के सहायता से हम फर्मों के प्रतिक्रिया वक्रों को ज्ञात करेंगे। जो एजम्पशंस हैं उनमें कहा गया है कि दो ही फर्में हैं, दोनों होमोजेनियस गुड्स का निर्माण करती हैं, बनाती हैं, अर्थात दोनों वस्तुएं बिल्कुल एक हैं। उत्पादन की लागत, सीमांत लागत को पॉजिटिव माना गया है, लेकिन यह कांस्टेंट है। उत्पादन के घटने बढ़ने पर यह यथावत बनी रहती है। और जब सीमांत लागतें कांस्टेंट होती हैं तो औसत लागत और सीमांत लागत बराबर होती है। ये हमें हर इकाई की लागत वही होगी जो पिछली इकाइयों की लागत होती है। यहाँ पर क्योंकि प्राइस कंपटीशन की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो दोनों सेलर्स हैं वो अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए क्वांटिटी को कम बेसी नहीं करते हैं, बल्कि अपने मूल्यों को, वस्तु के मूल्य को कम करके अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। लेकिन कूर्नो की भांति बर्ट्रैंड भी ये मानते हैं कि उनका जो सेलर है, दोनों वे थोड़ा नैब हैं, मतलब
एक मामले में वो विवेकशीलता उनमें कम है, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि जब वो मूल्यों में कमी करते हैं तो दूसरा जो उनका प्रतियोगी फर्म है वो अपने मूल्यों को यथावत रखेगी। जबकि वो पीछे देखते आए हैं कि जब जब भी इन्होंने मूल्य कम किया है तब तब दूसरी फर्में भी मूल्य को घटाती हैं, लेकिन वे ऐसा मानती हैं कि वे ऐसा नहीं करेंगी। इसीलिए कहा गया कि ये अविवेकपूर्ण है, लेकिन मॉडल को सरल बनाने के दृष्टि से ये मान्यता को स्वीकार किया गया है। तो हमने ये बताया, और जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम और बता देंगे। और एक चीज़ हम बता दें आपको कि बर्ट्रैंड ये स्वीकार करते हैं कि जब एक फर्म अपने मूल्य को गिराती है, जरा भी अगर कम कर देती है दूसरे फर्म की तुलना में, तो दूसरे फर्म के सारे ग्राहक उसकी तरफ आ जाते हैं और दूसरे फर्म के उत्पादन बिकने बंद हो जाते हैं। अगले चरण में जब दूसरा उत्पादक देखता है कि सारे ग्राहक उसके दूसरे फर्म के पास चले गए, तो वह भी उसके मूल्य से थोड़ा सा कम मूल्य कर देता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसका मतलब ये है कि कोई फर्म अगर ज़्यादा मूल्य ले रही है तो दूसरी फर्म मूल्य को कम करके बाज़ार में अपनी मांग को बढ़ाने या अपने अस्तित्व में लाने या अपने लाभ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ऐसा सभी करेंगे, लेकिन कोई भी उत्पादक सीमांत लागत जो उसकी है उससे कम मूल्य नहीं लेगा। इतनी मान्यताओं के अंतर्गत अब हम लाभ उसके जो आइसो प्रॉफिट कर्व हैं उनको बना सकते हैं, और उस बनाने की प्रक्रिया में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे होगा ये। तो यहाँ पर हम आपको ले चल रहे हैं एक चित्र की तरह। हम इस पहले चित्र में चल रहे हैं। मैं थोड़ा आपको नज़दीक कर दूँ। ये चित्र है पहला वाला। इसमें ये जो बी कर्व वो अक्ष है, वाई अक्ष है, इस पर हमने माना है कि दो फर्में हैं, एक ए है और एक बी है। तो ए फर्म जो है उसके मूल्य को एक्स अक्ष पर दिखाया गया है, बी फर्म के मूल्य को वाई अक्ष पर दिखाया गया है। दोनों एक ही वस्तु का निर्माण करती हैं, बनाती हैं, लेकिन बाजार में जब बेचने जाती हैं तो वो मूल्य अपने हिसाब से तय करती हैं, और उस स्थिति में उनके मूल्यों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। यहाँ हमने बहुत इसको सरलतम रूप में बताने का प्रयास किया, और वो ये मैं दो बिंदु ले रहा हूँ इस चित्र के अंदर का ये जो क्षेत्र है उसमें एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी। दोनों बिंदुओं पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ हो क्या रहा है। ये बिंदु पर बी की जो कीमत है वो आप देखेंगे कि PB1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये छोटा लिखा है थोड़ा, PB1 यहाँ से लेके यहाँ तक ए बिंदु पर ये है PB1, और ए जो फर्म है उसका मूल्य इसी बिंदु पर है PA1। और यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं कि PB1 जो है वो बड़ा है और PBA छोटा है। इसका मतलब है कि उसी वस्तु का मूल्य ए फर्म कम लेगी और बी फर्म ज़्यादा लेगी इस वस्तु जगह पर। और यहाँ दूसरा बिंदु देखिए बी, ये ए पर है, और दूसरा बिंदु है बी जिस पर एक कॉम्बिनेशन है दो इसका ए के मूल्य का, वो है PA3 यहाँ पे, और इसका मूल्य है वही PB1। और अब की बार PB1 छोटा है और ये बड़ा है। अब की बार ए का मूल्य ज़्यादा है। और एक चीज़ यहाँ हम बताएं, जब कोई फर्म मूल्य ज़्यादा रखेगी वैसी स्थिति में बिक्री की मात्रा उसकी कम होगी। यहाँ पर आप ये भूल जाएं कि बी क्या कर रहा है, हम केवल ए की बात कर रहे हैं, और ए का बिंदु है बी, यहाँ पर मूल्य है ज़्यादा और बिक्री की मात्रा अगर कम भी होगी तो कुल आय कैसे निकलती है, हम पी में मूल्य में क्यू का गुणा करते हैं।
और तो कुल आय मिलती है, और कुल आय में से जो कुल लागत है वो निकाल देंगे तो लाभ मिलेगा। तो वो लाभ को अगर हम देखने का प्रयास करें, क्योंकि हमको लाभ वक्र बनाना है, और हम ये माने कि इस बिंदु पर उसको कुछ लाभ मिल रहा है, इस स्थिति पर, और इस स्थिति में देखें अगर, तो अब की बार पी ए का मूल्य कम है, और जब मूल्य कम होगा तो बिक्री ज़्यादा होगी। यहाँ पर मूल्य ज़्यादा है तो बिक्री कम होगी, दोनों का गुणा करना है, एक राशि बड़ी एक राशि छोटी। यहाँ पर मूल्य कम है तो बिक्री ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है, मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि ये दिखाई पड़े, यहाँ पर दोनों की ये स्थितियाँ हो सकती हैं कि यहाँ पर P और Q का जो गुणनफल है और यहाँ जो P और Q का गुणनफल है दोनों बराबर हो, और क्योंकि सीमांत लागत हर जगह बराबर है इस नाते कुल लागत तो वही रहेगी। और अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि B बिंदु और A दोनों बिंदुओं पर A को जो मिलने वाला लाभ है वो बराबर है, और ऐसा संभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब मूल्य कम है तो बिक्री की मात्रा ज़्यादा है, और यहाँ जब मूल्य ज़्यादा है तो बिक्री की मात्रा कम है, और दोनों का गुणनफल बराबर हो सकता है। और अगर हम मान लें कि बराबर है तो ये कहा जाएगा कि दोनों बिंदुओं पर लाभ बराबर मिल रहा है ए फर्म को। अब होगा क्या कि अगर इस बिंदु पर ए है और उसका मूल्य ज़्यादा है, वैसी स्थिति में बी फर्म जो है वो मूल्य को घटाकर उसके ग्राहकों को अपने तरफ खींचने का प्रयास करेगी, और अगर वो जरा भी मूल्य कम कर दे तो इसके ग्राहक टूट के उधर चले जाएंगे और इसका लाभ 0 तक हो जाएगा, बिक्री कम हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया में जब बी मूल्य को गिराएगा तो इसकी मजबूरी है ये भी मूल्य को गिराएगा, क्योंकि अगर ये मूल्य गिराएगा और ये मूल्य नहीं गिराएगा तो इसकी बिक्री शून्य हो जाएगी। बर्टन के जो मान्यता उसके अनुरूप। इसीलिए अगर ये मूल्य गिराता है बी तो ए भी अपने मूल्य को गिराएगा, और इस गिराने की प्रक्रिया में हो सकता है कि मूल्य गिरा के अपने लाभ को वो मेंटेन कर ले जाए ए। तो अगर उसके लाभ को मेंटेन करना है और वैसी स्थिति में बी अपना मूल्य गिराता है तो ए को भी अपना मूल्य गिराना पड़ेगा, और जब दोनों मूल्य गिराएंगे तो ये बिंदु नीचे आएंगे, इसके गिरने से नीचे आएगा, इसके गिरने से नीचे आएगा, और दोनों जैसे मैं कहूँ वो सी बिंदु तक आ जाए, और सी बिंदु पर एक ऐसी स्थिति आए कि दोनों, यहाँ मैंने जानबूझकर उस तरह चित्र बनाया है कि दोनों के मूल्य बराबर हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में अब वो कंपीट नहीं करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि मूल्य बराबर न हो, वैसी भी स्थिति में जो लाभ का स्तर इस बिंदु पर है ए का, वही लाभ का स्तर सी बिंदु पर भी हो जाए। और होगा इसलिए क्योंकि जब ए मूल्य गिराने लगेगा तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, और मांग और कीमत का जो गुणनफल होगा हो सकता है इस बिंदु पर जो है कुल आय वही आय इस बिंदु पर भी हो जाए, और यदि ऐसा हो तो ये तीनों बिंदुओं पर लाभ की मात्रा समान हो जाएगी। और अगर इन बिंदुओं को हम मिलाएं तो हमको इस तरह की एक स्थिति मिलेगी। अगर बीच में आ रहा तो मैं थोड़ा इसको चेंज करूंगा। ये कहने मतलब है ये सबसे नीचे का बिंदु है, सबसे न्यूनतम बिंदु ये है इस वक्र का जहाँ से ये गुजर रहा है, और इस पर ये जो वक्र का स्वरूप है ये इस तरह का होगा। मतलब ए से बी पर हम जाएं सी होते हुए बी पर वो लाभ अपने कीमत को गिरा के लाभ को मेंटेन करता है, क्योंकि अगर कीमत न गिराए तो लाभ को अपने पूर्व स्तर पर वो बना रख नहीं पाएगा। इसलिए बिना कीमत को गिराए हुए अपने लाभ को वो उस स्तर पर नहीं रख सकता जिस स्तर पर बी पे था।
इसी तरह से अगर हम ए बिंदु पर जाएं तो ए बिंदु पर देखेंगे कि ए बिंदु पर यदि बी अपने मूल्य को गिराता है तो सारे ग्राहक बी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन यहाँ एक मज़ेदार बात यह है कि जो ए का मूल्य है वो बी से बहुत कम है। ए का मूल्य है PA1 जो कम है और इसका मूल्य है ज़्यादा। तो अगर ये मूल्य गिराता है तो भी ए का जो मूल्य है वो बी से कम है, इसलिए बी ज़्यादा मजबूत स्थिति में है और वो अपने मूल्य को बढ़ा सकता है क्योंकि अभी उसका मूल्य उससे बहुत कम है। तो अगर इस मूल्य पर PA1 मूल्य पर वो है और यदि बी ने अपना मूल्य गिराया इसलिए ताकि वो उनके ग्राहकों को अपनी तरफ ले आए, तो अगर बी मूल्य गिराएगा तो ए का नुकसान होगा, ए का लाभ घटेगा या ए की उसकी बिक्री घटेगी। इस नाते ए भी अपने मूल्य को बढ़ाएगा और वो बढ़ाने की स्थिति में है क्योंकि उसका मूल्य बी से बहुत कम है। तो जब बी मूल्य गिराएगा तो अपने लाभ को मेंटेन करने के लिए ए अपने मूल्य को बढ़ाएगा, और अगर ए मूल्य अपने को बढ़ाए तो ए का मूल्य यहाँ है, इसका मतलब ये मूल्य बढ़ना होगा इधर। और अगर बी का मूल्य गिर रहा है ऊपर से नीचे तो ए का मूल्य बढ़ रहा है इधर, अर्थात ए से सी बिंदु पर ही हम आएंगे। इसीलिए कह रहे थे कि अगर बी पर होंगे तो भी लाभ को मेंटेन करने के लिए ए अपने मूल्य को घटा देगा, और अगर ए पर है तो अपने मूल्य को बढ़ा देगा, और दोनों स्थितियों में वो सी बिंदु पर पहुंचेगा और सी बिंदु पर वही लाभ का स्तर है हो जाएगा जो बी पर है या ए पर है वही सी पर भी होगा। और यदि हम कहें कि यह एक ऐसा वक्र है जिसके इन तीनों बिंदुओं या हम कहें सभी बिंदुओं पर लाभ बराबर है तो ये आइसोप्रॉफिट कर्व होगा, सम लाभ वक्र होगा, और ये वक्र ए फर्म का होगा। ए फर्म के लाभ इन तीनों बिंदुओं पर बराबर होंगे, इस नाते हम कहेंगे ये वक्र आइसोप्रॉफिट कर्व है फर्म ए का। और एक चीज और ध्यान दीजिए, ये दिखाता क्या है, इस वक्र के विभिन्न बिंदु फर्म ए और फर्म बी के मूल्य को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हर बिंदु पर एक जोड़ा है, जोड़ा का मतलब एक मूल्य बी का है फर्म, एक मूल्य है फर्म ए का। जैसे मैंने कहा कि ए बिंदु पर फर्म बी का मूल्य है PB1 और फर्म ए का मूल्य है PA1, और इस बिंदु पर जो लाभ मिल रहा है वही लाभ सी बिंदु पर भी मिल रहा है, लेकिन सी बिंदु पर PB का मूल्य घट के हो जाता PB2 और ए का मूल्य बढ़ के हो जाता PA2। और इसी तरह जब हम बी पर जाते हैं तो बी पर दोनों के मूल्य बढ़ते हैं, इसके मूल्य बढ़ जाते हैं P2 से लेके P3, और इसके मूल्य भी यहाँ से बढ़ के यहाँ चले जाते हैं। तो वैसी स्थिति में, और ये सदैव आप जानिए कि अगर जब मूल्य बढ़ रहा होगा, कोई बढ़ाएगा तो दूसरी फर्म तभी मूल्य बढ़ा पाएगी जब उसका मूल्य उसके मूल्य से कम होगा। और क्योंकि इस बिंदु पर ए का मूल्य ज़्यादा है, वैसी स्थिति में जब मूल्य ये बढ़ाएगा तो बी भी मूल्य बढ़ा के उस लाभ में से अपना लाभ प्राप्त, कुल बिक्री में अपनी बिक्री को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इसलिए जो यहाँ जो मेरा सारा उद्देश्य था वो ये बताने का था कि पी जो सम लाभ वक्र है उसका स्वरूप इस तरह का होगा, ऊपर से नीचे गिरेगा और एक बिंदु के बाद ये फिर ऊपर उठेगा। इस बिंदु पर जो ये सी बिंदु हमने लिया है, इस बिंदु पर तक जब ए फर्म अपने मूल्य को गिराती है बी बिंदु से सी तक लाने में, इस बिंदु तक मूल्य गिरने से वो अपने लाभ को मेंटेन कर पाती है। और ये अब इससे आगे अगर उसको मूल्य गिराना पड़े तो शायद लाभ मेंटेन न रह पाए, और इसलिए अगर सी के बिंदु के बाद जहाँ पर बी का मूल्य है PB2, अगर वो उसके बाद भी मूल्य को गिरा दे तो वैसी स्थिति में
ए का जो लाभ है वो घट जाएगा। इसका मतलब है कि वो कहीं नीचे दूसरे वक्र पर जाएगा। तो और इसी तरह से दूसरी स्थिति में बी के मूल्य बढ़ाने पर भी इस तरह के प्रभाव होंगे। तो इस वक्र को केवल एक वक्र मैंने अलग से इसलिए बनाया है ताकि इस वक्र के माध्यम से हम आपको ये बता सकें कि आइसो प्रॉफिट कर्व दोनों फर्मों के अलग अलग बनेंगे। फर्म ए का प्रॉफिट कर्व हम आपको बना रहे हैं और फर्म ए के मूल्य को एक्स एक्सिस पर दिखाया गया है। और ये जो आइसो प्रॉफिट कर्व फर्म ए का बना है वो उसका शेप देखिए, एक्स अक्ष की ओर कन्वेक्स है, उन्नतोदर है, उठा हुआ है। अर्थात आइसो प्रोडक्ट कर्व उस अक्ष की ओर उठा हुआ होगा जिस अक्ष पर उस फर्म का मूल्य दिखाया गया होगा जिस फर्म का ये आइसो प्रॉफिट कर्व है। क्योंकि ये आइसो प्रॉफिट कर्व फर्म ए का है, फर्म ए का मूल्य एक्स अक्ष पर दिखाया गया है, इस नाते ये वक्र एक्स अक्ष की ओर कन्वेक्स होगा, उन्नतोदर होगा। अब जरा कॉन्ट्राडिक्शन देख लीजिए। इसके पहले मैंने स्टैकिलबर्ग के मॉडल को पढ़ाया। स्टैकिलबर्ग के मॉडल में आइसो प्रॉफिट कर्व का उपयोग हुआ, लेकिन वहाँ पर जो अक्षों पर दिखाई गई थी चीज़ें या वेरिएबल्स वो थे दोनों फर्मों के बेची जाने वाली मात्रा। यहाँ है दोनों फर्मों के मूल्य, और इसीलिए ये अंतर है। वहाँ आपने देखा था कि ये वक्र जो बना था इस तरह का बना था, ए का जो है कर्व इस तरह का बना था रिएक्शन कर्व, और उस पर जो ये बने थे इस तरह के बने थे, आइसो प्रॉफिट कर्व इस तरह के बने थे। अब की बार आइसो प्रॉफिट कर्व जो है उसका उल्टा बन रहे हैं, और अभी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे ये रिएक्शन कर्व भी उल्टा होगा। इसका रिएक्शन कर्व ऐसे तो इसका रिएक्शन कर्व ऐसे होगा। इसलिए जब तक बर्ट्रैंड मॉडल में जिस तरह का ये प्रॉफिट कर्व बनता है वैसा कर्व हम न बना लें, न जान लें उनके बारे में, तब तक हम उस मॉडल को समझ नहीं सकते। इसलिए मैंने इसको आपको अलग से पढ़ाने का प्रयास किया है। तो एक वक्र मैंने बता दिया कि ये केंद्र की वो एक्स अक्ष की ओर ए वक्र का ए का जो वक्र है वो कन्वेक्स होगा। और अब इस तरह के बहुत सारे वक्र खींचे जा सकते हैं उसके, वो हम दूसरे चित्र में अब आ सकते हैं। ये देखिए ये चित्र है, अब बताने की आवश्यकता नहीं है। इस पर बी का मूल्य है, इस पर ए का मूल्य है, और ये उसके ए फर्म के विभिन्न वक्र हैं। और आप एक वक्र पर चलें, जिस वक्र को मैं यहाँ से उठा रहा हूँ वो वक्र है, मान लीजिए IPA1 लिखा हुआ है। IPA इसलिए लिख रहा हूँ कि ये इक्वल आइसो प्रॉफिट कर्व हैं, और ज़्यादा बड़ा नहीं लिखने पाए, केवल IP लिख के छोड़ दिया हूँ, और ये ए का है। तो ये IPA है, ये 1 है। इसके नीचे वाले वक्र को मैंने 0 लिख दिया, इसके ऊपर को 2, इसके ऊपर को 3। इस तरह से ये वक्र मैंने बनाए। ये वक्र आप ABC वाला देख लीजिए, यही वक्र है जिसको हमने यहाँ रखा हुआ है, और ये वक्र है। हम अभी आपको बता रहे थे कि अगर इस C बिंदु पर उसका लाभ मेंटेन रहता है जो B बिंदु पर था या जो A बिंदु पर था, और अब देखिए जब ऐसा हो क्या रहा था, B से या A से C पे गया क्यों? क्योंकि B ने अपने मूल्य को घटाना शुरू कर दिया था। लेकिन C एक ऐसा बिंदु है जिस पर अब उससे आगे अगर वो मूल्य को घटाए तो अब मूल्य को गिरा के ए फर्म अपने लाभ को मेंटेन नहीं कर पाएगी, और वैसी स्थिति में सी बिंदु जो है वो एक यूनिक पॉइंट है। यूनिक पॉइंट, यूनिक का मतलब होता है एक ऐसा बिंदु जैसा कोई दूसरा बिंदु नहीं है।
हिंदी में कहते हैं अद्वितीय है, जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो ये अद्वितीय है, यूनिक पॉइंट है। और यूनिक इस सेंस में है कि अब इसके आगे ये कि अपनी कीमत को घटा के अपने लाभ को मेंटेन नहीं कर पाएगा। और दूसरी स्थिति में यदि आप देखें तो ये जो सी बिंदु है वो उसके IP1 जो उसका आइसो प्रॉफिट कर्व है उसका न्यूनतम बिंदु है। इस बिंदु के बाद दाएं और बाएं दोनों तरफ वक्र ऊपर की ओर उठते हुए हैं। तो जो न्यूनतम मूल्य वो इस लाभ वक्र पर ले सकता है वो C द्वारा निर्धारित है, वो मूल्य है PA2। इससे ज़्यादा मूल्य को अब वो अगर गिराएगा तो इस लाभ के स्तर पर बना नहीं रह पाएगा। इस नाते C बिंदु यूनिक है और वो सबसे कम मूल्य जहाँ वो ले सकता है B के दिए हुए इस मूल्य पर। यह ध्यान रखिएगा कि आइसो प्रॉफिट कर्व दोनों के मूल्यों के संयोगों को दिखाता है और वो मूल्य जो ए के किसी निश्चित मूल्य पर, ए फर्म द्वारा निर्धारित किसी निश्चित मूल्य पर जितना मूल्य बी लेता है, इन दोनों मूल्यों के संयोग को हम इस कर्व पर प्रदर्शित करते हैं। तो उस दृष्टि से बी अगर ओ पी बी मूल्य लेता है तो इस वक्र पर रहने के लिए वो अधिकतम अपने मूल्य को PA3 से घटा के PA2 तक ला सकता है। अगर अब और ये मूल्य घटाता है तो अब इसके लिए मूल्य घटाना संभव नहीं है, और अगर वो मूल्य घटाएगा तो उसका लाभ घट जाएगा, और अगर लाभ घट जाएगा तो अपने उस वक्र पर वो नहीं रह पाएगा और दूसरे वक्र पर आ जाएगा। और दूसरा वक्र उसके नीचे मैंने भी बनाने का एक प्रयास किया है कि मान लीजिए बी मूल्य घटा देता है और ए मूल्य घटा नहीं पाता, वैसी स्थिति में उसी मूल्य पर वो है सी बिंदु से ई बिंदु पर आ जाएगा, क्योंकि मूल्य जब घटाएगा तो इस बिंदु इधर सरकेगा, मूल्य इस पर दिखाया गया उसका। और अगर घटा नहीं पा रहा है तो वैसी स्थिति में उसका जो है सी बिंदु से ई पर आएगा, और जब ई पर आएगा तो ई पर उसका लाभ घट जाएगा, अर्थात ई बिंदु से जो वक्र गुजरेगा वो भी केंद्र की ओर उन्नतोदर होगा, और अगर उन्नतोदर होगा तो ई बिंदु जो है न्यूनतम बिंदु होगा। और अगर इस तरह का होगा तो इस वक्र पर लाभ का स्तर ऊपर वाले वक्र की तुलना में कम होगा। इसी तरह से अगर बी अपने मूल्य को बढ़ाए इस बिंदु पर, तो देख लीजिए जरा, जब ये मूल्य बढ़ाएगा वैसी स्थिति में जो ए है वो भी अपने मूल्य को बढ़ाने का प्रयास करेगा, और यदि वो बी मूल्य बढ़ाता है और उस प्रक्रिया में ये भी मूल्य बढ़ाता है, वैसी स्थिति में वो और ऊपर के वक्र पर पहुंच जाएगा, यहाँ से और ऊपर जाएगा। और वैसी स्थिति में जो स्थितियाँ बनती हैं वो ये हैं कि बी का जो मूल्य है उससे वो compete करेगा, और अपने मूल्य को अगर वो घटाए या बढ़ाए तो और ऊपर वक्र पर वो पहुंच सकता है, और इस प्रकार से जो ऊपर वक्र बनेगा वो अधिक ऊंचे स्तर को, लाभ के ऊंचे स्तर को दिखाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम कई वक्र खींचें तो ये सभी वक्र केंद्र की ये एक्स अक्ष की ओर उन्नतोदर होंगे। ये सभी वक्र ए फर्म के हैं, और जो वक्र नीचे होगा उस पर लाभ का स्तर कम होगा, जो वक्र ऊपर होगा उस पर लाभ का स्तर ज़्यादा होगा। वक्र केंद्र की ओर उन्नतोदर होंगे। और अगर आप तुलना करें स्टैकेलबर्ग के मॉडल की, तो यहाँ देखिए जो वक्र नीचे होता था उस पर लाभ का स्तर अधिक होता था, जो वक्र ऊपर होता था उस पर लाभ का स्तर कम होता था। यहाँ पर जो वक्र नीचे है उस पर लाभ का स्तर ज़्यादा है, जो वक्र ऊपर जाएगा उस पर लाभ का स्तर कम होगा। तो
जिस प्रकार से इनका ये वक्र बन गया, और ये सभी वक्र के न्यूनतम बिंदुओं को अगर हम ढूंढ लें, क्योंकि यही यूनिक पॉइंट है हर पर, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और ये न्यूनतम बिंदु होंगे। अगर न्यूनतम होंगे तो इसका मतलब है कि एक सरल रेखा उसको जो है वह स्पर्श करेगी उनको, उनके बिंदुओं पर। और इन स्पर्श बिंदुओं को जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, अगर हम मिला दें तो ये जो है, यही जो है रिएक्शन कर्व होगा फर्म ए का। और रिएक्शन कर्व माने हम जानते हैं कि एक ऐसा वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर दूसरे फर्म की दी हुई मात्रा पर, मतलब बी की दी हुई मात्रा पर, फर्म बी की दी हुई मात्रा पर, यहाँ मैं कह सकता हूँ फर्म दिए हुए बी के दिए हुए मूल्य पर फर्म वे ए इतना मूल्य निर्धारित करती है जिससे उसका लाभ अधिकतम हो जाए। जैसे अगर आप सी बिंदु को देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि बी का मूल्य अगर OPB2 है तो इस मूल्य पर ए अपना मूल्य निर्धारित करेगी PA2, और इस मूल्य का जो संयोग है ये, इस पर इसका लाभ सर्वाधिक होगा, या ये स्थिति इसके लिए सबसे बेहतर होगी उतना लाभ प्राप्त करने के लिए। जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु, लेकिन इसको नहीं चुन रहा है क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ का है वो उसके लिए सबसे बेहतर है। और इसी तरह वो प्रत्येक आइसोप्रॉफिट कर्व के उस न्यूनतम बिंदु पर संतुलन माना जा सकता है कि के अनुसार व्यवहार करेगा, और हर बिंदु पर जो बी की मात्रा होगी उस मात्रा के संदर्भ में अपने मूल्य, बी की जो मूल्य होगी उसके संदर्भ में अपने मूल्य को वो निर्धारित करेगा, और वैसी स्थिति में वो अपना बिक्री करेगा उस मूल्य पर। और इन बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो यही रिएक्शन कर्व है। इसका मतलब है कि एक फर्म के दिए हुए मूल्य पर किस तरह का वो उसका बेस्ट रिस्पांस क्या होगा, वो रिएक्शन कर्व प्रदर्शित करता है। जो मैंने अभी कहा कि वो ए बिंदु भी उतने लाभ देता है, बी बिंदु भी उतने लाभ देता है, लेकिन जो उसका बेस्ट रिस्पांस है वो सी बिंदु पर होगा, जो इस आइसोप्रॉफिट कर्व का न्यूनतम बिंदु है। तो इस प्रकार से रिएक्शन कर्व ऑफ फर्म ए जो होगा वो फर्म ए के सम लाभ वक्रों के न्यूनतम बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा या वक्र होगा। इनके लोकस पॉइंट होंगे, जो लोवेस्ट पॉइंट होंगे इन वक्रों के। तो इस तरह जब लाभ वक्र पता होगा तो लाभ वक्रों के आधार पर फिर रिएक्शन कर्व पता चल जाएंगे। अब जब रिएक्शन कर्व पता चल जाएंगे तो इन रिएक्शन कर्व के माध्यम से हम इक्विलिब्रियम का निर्धारण करेंगे, जो हम उस मॉडल में देखेंगे जब इसके आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको फिर बता दूं कि जिस प्रकार से हम ए का रिएक्शन कर्व, ए का आइसोप्रॉफिट कर्व निकालते हैं, उसी तरह से बी का भी आइसोप्रॉफिट कर्व निकलेगा, और बी वाला आइसोप्रॉफिट कर्व इस तरह का होगा। इसका जो है रिएक्शन कर्व नीचे से ऊपर जाएगा, उसका भी नीचे से ऊपर जाएगा, लेकिन उसका बी एक्सिस से जाएगा, इसका ए एक्सिस से जाएगा। और इस तरह से जो बी का बनेगा वो प्राइसेज वही हैं, ए की प्राइसेज इस पर हैं, बी की प्राइसेज इस पर हैं, और बी का जो है ये आइसोप्रॉफिट कर्व हैं, जैसे ये हैं वैसे ये हैं। अंतर केवल इतना है कि ये वाई अक्ष की ओर कन्वेक्स या उन्नतोदर होंगे, और ये एक्स अक्ष की ओर उन्नतोदर होंगे। क्योंकि बी का कर्व है, इस नाते बी का मूल्य जिधर होगा जिस अक्ष पर, उस अक्ष की ओर उन्नतोदर होंगे। तो ये वक्र इस अक्ष की ओर उन्नतोदर होंगे, ये वक्र इस अक्ष की ओर उन्नतोदर होंगे, और इन वक्रों के न्यूनतम बिंदुओं को यदि हम मिला के वक्र खींचेंगे तो ये जो वक्र होगा ये बी का रिएक्शन कर्व होगा। तो अब इन वक्रों के माध्यम से हम ये जानने की स्थिति में हैं कि रिएक्शन कर्व का स्वरूप क्या होगा। अन्यथा जब आप बिना जाने पहुंचोगे तो आप कहोगे बर्ट्रैंड मॉडल में तो हमने पढ़ा है कि इसमें
स्टेकेलबर्ग वाले मॉडल में वक्र इस तरह का होता है रिएक्शन, इसमें एक ऐसे बना दिया। इसमें वक्र नतोदर होता है, इसमें उन्नतोदर बना दिया। तो ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ये फर्म द्वारा बेची गई मात्राएं वहाँ दिखाई गई थी, यहाँ ये फर्म का मूल्य दिखाया गया है। इस नाते इनके नेचर या इनका शेप सब कुछ बदल गया, लेकिन निष्कर्ष नहीं बदलेगा। निष्कर्ष वही होगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट वहीं आएगा जहाँ पर दोनों के रिएक्शन कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे। तो आज का वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं और आपसे अपेक्षा है कि इसको पहले पढ़ लेंगे अच्छी तरह से और फिर हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि बर्ट्रैंड मॉडल में जो आइसोप्रोफिट कर्व है और जो रिएक्शन कर्व है, इसको हमने बहुत ढूंढा, कुछ इस तरह से कहीं समझाया नहीं गया या हमें मिला नहीं जिसको मैं विद्यार्थियों को सरलतम रूप में बता सकूं। तो मैंने ये प्रयास किया है कि ये सरल से सरल रूप में आपके समझ आ जाए और ताकि आप इसको जान जाएं। अन्यथा तो रट के आप भी बता सकते हो कि वक्र ऐसे बनेगा, ऐसे ये बनेगा, ऐसे काटेगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ क्यों ये जानना बहुत ज़रूरी है। और मेरा प्रयास है कि मैं आपको समझा सकूं, और अगर मैं सफल हूं तो आपका जानकारी बढ़ेगी, मुझे अच्छा लगेगा। तो आप शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बर्ट्रैंड मॉडल को अच्छी तरह से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।